हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बाबर के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाबर के शुरुआती जीवन और उसके दो युद्ध, भारत में दो प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का और खनवा के युद्ध के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर चुके हैं। तो आज हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक है। 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ठीक है, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। किसको पराजित किया? मेदिनी राय को पराजित किया। और युद्ध के बाद कहा जाता है कि युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। युद्ध में जो राजपूत मारे गए तो उस राजपूतों के सर को काटकर उसकी मीनार बनवाई गई। किसके द्वारा किया गया? तो बाबर के द्वारा। किस युद्ध के बाद? जो चंदेरी के युद्ध के बाद। और यही नहीं, चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। जौहर व्रत, समझ रहे हैं ना? जब भी किसी राजपूत राजवंश पर किसी गैर कह सकते मुस्लिमों का आक्रमण होता था, तो वहाँ की जो रानियाँ होती थी, अपने राज की पराजय का स्थिति को देखते हुए वह कुएं में जिसमें आग जल रहा होता था उसमें कूद जाती थी, जिसे जौहर व्रत कहा जाता है। तो जौहर व्रत किया क्योंकि यहाँ पर मेदिनी राय की पराजय हो गई थी और बाबर की जीत हो गई थी। यही नहीं, बाबर ने मेदिनी राय की दो पुत्रियों की शादी, मेदिनी राय की दो पुत्रियां थी, उसकी शादी अपने दो पुत्रों हुमायूं और कमरान के साथ कर दी। देख रहे हैं ना? और यही नहीं, इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में शेरशाह बाबर की ओर से भाग लिया था। शेरशाह बाबर की ओर से मेदिनी राय के खिलाफ चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था। और कहते हैं इसी युद्ध में उसने बाबर की युद्ध पद्धति को अच्छे से अध्ययन किया और कहा था यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। और कहते हैं उसका यह कथन चरितार्थ हो गया और उसने मुगलों को भारत से खदेड़ दिया। और यही व्यक्ति शेरशाह, जिसने हुमायूं को 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर किया, यह शेरशाह जो 1540 ईस्वी में आगरा में एक नए राजवंश, सूरी राजवंश की स्थापना करेगा। ठीक है, जिसका हम लोग एक अलग अध्याय में अध्ययन करेंगे। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मार्च 1529। कहते हैं इस युद्ध में, घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना, जो कि अफगानी थे, बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगानी सेना को पराजित करने का काम किया बाबर। कहते हैं इस युद्ध के बाद बाबर भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया। यानी कि अब बाबर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, इंडिया में स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं यह युद्ध जो है, यह युद्ध कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध थल एवं जल दोनों जगह पर लड़ा जाएगा। और इस युद्ध के बाद बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ बाबर संधि करेंगे, जिसके तहत
वह बंगाल को संप्रभुता का दर्जा दे देगा और नुसरत शाह को वहाँ का शासक मान लेगा। और बदले में नुसरत शाह ने बाबर को यह विश्वास दिलाएगा कि हम आपके विरोधियों को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। इस प्रकार नुसरत शाह और बाबर दोनों की सीमा क्या हो गई? सुरक्षित हो गई। ठीक है। बाबर का साम्राज्य विस्तार। बाबर का साम्राज्य विस्तार सिंध से बिहार तक, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में ग्वालियर तक, इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर घाघरा युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह, अभी हम लोग बात भी की है, संधि करके बंगाल की संप्रभुता को स्वीकार कर लेगा, यानी कि बंगाल का शासक नुसरत शाह को मान लेगा बाबर, और बदले में नुसरत शाह ने बाबर को उसके विरोधियों को शरण नहीं देने का वचन दिया। ठीक है। इस प्रकार दोनों को फायदा हुआ, दोनों की सीमा क्या हो गई? सुरक्षित हो गई। अब देखेंगे दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। कहाँ? आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ हो जाएगी? आगरा में। और उसे मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के नूर अफगान बाग, जिसको वर्तमान में आराम बाग कहा जाता है, उसमें दफनाया गया। कहते हैं नूर अफगान बाग का जो बनवाया था कौन? बाबर ने ही बनवाया था। तो हुमायूं ने उसके मरने के बाद, बाबर के मरने के बाद उसको कहाँ दफनाया? नूर अफगान बाग में, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? आराम बाग। ठीक है। लेकिन बाद में उसे काबुल में उसके द्वारा चुने गए उसके इच्छित स्थान पर दफनाया गया। यानी कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है। संभवतः बाबर कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल एवं कंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा था। यानी कि कुषाणों के बाद एक प्रकार से काबुल और कंधार क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। लेकिन बाबर ने उसे फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। देखें ना, यानी कि बाबर को बाग लगाने का काफी शौक था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया था जिसे नूरे अफगान क्या कहा जाता है? नूरे अफगान कहा जाता है, जिसे वर्तमान में आराम बाग कहा जाता है। ठीक है। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। बाबर एक कुशल शासक तो था ही, साथ ही एक महान विद्वान भी था। ठीक है। तो बाबर तुर्की भाषा का एक महान विद्वान था। ठीक है। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा, उस समय तुजुक ए बाबरी कहा जाता था इसको, तुजुक ए बाबरी। ठीक है। बाबरनामा की रचना की, यानी कि तुजुक ए बाबरी की रचना की। कहते हैं अकबर के नवरत्न में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तब उसका नाम पड़ा बाबरनामा। ठीक है। कहते हैं 1826 में लीडेन एवं अर्स्किन ने
1826 ईस्वी में लिडेन एवं अर्स्किन ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। किसका? बाबरनामा का। ठीक है, यही नहीं, बाबर को मुवैयान नामक एक नई पद शैली का मतलब हो गया कविता की शैली, माने कविता लिखने की एक अलग शैली, मुवैयान का जन्मदाता भी बाबर को कहा जाता है। ठीक है ना, मुवैयान नामक एक कविता लिखने की शैली थी जिसका जन्मदाता कौन था? तो बाबर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, तुर्की भाषा में, भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों, फूल तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया। बाबर ने जब भारत आया तो उसने भारत की अपने बाबरनामा में, यानी कि अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में, भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, यहाँ के लोगों के हाव भाव, रहन सहन, पशु पक्षी, फूल फल आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। यानी कह सकते हैं कि उस समय के भारतीय इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बाबरनामा से। यही नहीं, बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान जो तुर्की भाषा में था का संग्रह भी करवाया था। ठीक है, और उसने रिसाल ए उसज नामक एक लिपि की रचना भी उसने रिसाल एवं उसज नामक एक लिपि की रचना भी की थी, जिसे खत बाबरी भी कहा जाता है। यानी कि खत बाबरी नामक एक लिपि का आविष्कार भी किसने किया था? बाबर ने। लिपि का आविष्कार। देख रहे हैं ना, बाबर एक महान शासक होने के साथ साथ, एक राजवंश का निर्माता होने के साथ साथ, एक इतना सारा विद्वता उनमें भरा पड़ा है। ठीक है, कहते हैं बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था, यानी कि भक्त था। यानी कि धर्म के मामले में बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार को फॉलो करता था। ठीक है, कहते हैं बाबर की 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। महम बेगम, जिससे उनका पुत्र होगा हिमायू, जो बाबर के बाद मुगल वंश का उत्तराधिकारी होगा। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन होगा? हुमायूं। दूसरी पत्नी थी गुरुलुख बेगम, जिससे 2 पुत्र जन्म हुआ, एक कमरान दूसरा अस्करी। तीसरी पत्नी थी दिलदार बेगम, उससे हिंदाल पुत्र जन्म लिया था। ठीक है, तो मुगल वंश का बाबर के बाद कौन सा उत्तराधिकारी हुआ? हुमायूं। कहते हैं इतिहासकारों ने बाबर के बारे में बहुत सारे बात कही है। जैसे एल्फिंस्टन ने उसकी आत्मकथा के बारे में लिखा है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाए जाने वाला अकेला ग्रंथ है जिसमें वास्तविकता का क्या ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया गया है। यही नहीं, प्रसिद्ध इतिहासकार बीए स्मिथ ने कहा है कि बाबर अपने युग के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं किसी देश तथा काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था। यानी कि बाबर को भले ही समय नहीं मिला, अगर समय मिलता तो वास्तव में मुगल साम्राज्य को मजबूत कर देता हो, लेकिन वो तो 4 साल समय ही मिला, 4 साल में वो युद्ध करते ही रहा और अंततः उसकी मृत्यु 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। कहते हैं
एक व्यक्ति एवं शासक के रूप में बाबर की प्रशंसा इतिहासकारों ने बहुत की है कि इतनी बेहतरीन शासक, इतनी विद्वता एक व्यक्ति में होना वास्तव में असंभव था। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।